आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है क्लास एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल पहले आप रीड कर लीजिए। सो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल जो है क्लास दिख रहा होगा। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई डिमांड का मतलब क्लास यहाँ पर है डिमांड्स, इंडिविजुअल डिमांड्स की नहीं बात कर रहे हैं क्लास, यहाँ पर हम एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। और एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड, और जो पूरी इकोनॉमी की डिमांड है वो एग्रीगेट डिमांड कहेंगे कब, और एग्रीगेट डिमांड की जो डिफिनेशन है क्या है। तो एग्रीगेट डिमांड्स को हम ऐसा कहेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर प्राइस पे या डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट गुड्स की डिमांड्स, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों है। अब मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट में। आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए थे क्लास कि एग्रीगेट डिमांड को क्या लिखते हैं हम, C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट। हमें ये अच्छी तरह से क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि ये एग्रीगेट डिमांड्स, इसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते थे, ओके। और ये एग्रीगेट डिमांड, लेकिन ये एक्सपेंडिचर ही डिमांड है, क्योंकि जब किसी चीज़ की डिमांड करेंगे इसका मतलब आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। यानी कि अगर आप कंजप्शन गुड्स की डिमांड करेंगे तो कंजप्शन डिमांड हो गई, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो गई। और जी का मतलब है कि गवर्नमेंट्स की डिमांड्स हो गई। और ये बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं तो वह भी आपकी एक डिमांड हो गई, या एक्सपोर्ट करते हैं तो दूसरे कंट्री की डिमांड हो गई। तो कहीं ना कहीं हम इस एग्रीगेट डिमांड्स को हम टोटल डिमांड की बात करते हैं। टोटल डिमांड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, मार्केट के एक प्राइस के लेवल पे एग्रीगेट कंजप्शन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट टैक्स की बात कर सकते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, ठीक है, और एग्रीगेट नेट एक्सपोर्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो डिमांड है वो 4 सेक्टर की डिमांड हो गई। हाउस होल्ड डिमांड, आपने 2 सेक्टर डिमांड, 3 सेक्टर डिमांड और 4 सेक्टर। तो आपने ये सब चीज़ें लर्न किया है। मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ क्लास कि एग्रीगेट डिमांड्स को हम ऐसे भी तरह सकते थे, y = होता था, और इस y को हम ऐसे लिख सकते थे कि जो प्रोडक्शन होता है उसको बोलते थे। तो यानी कि नेशनल प्रोडक्ट = नेशनल इनकम = नेशनल एक्सपेंडिचर। ये भी पढ़ाए थे आपको, थोड़ा सा याद करना कि एग्रीगेट या नेशनल प्रोडक्ट = नेशनल एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि जो जितना प्रोडक्शन है जिसे हम Q मानते हैं, और जो प्रोडक्शन है तो नेशनल इनकम हो जाएगी। यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी में है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या आ गया, 2 चीज़ आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है इकोनॉमी में, उस गुड्स एंड प्रोडक्शन को हम जब मार्केट में सेल करते हैं, इससे हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करते हैं। जब आप किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर प्राइस पे सेल करते हैं तो क्या निकल के आता है क्लास, इनकम आती है। जो भी सेलर है, जो भी ट्रेडर है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, अगर इस प्रोडक्शन को, जो नेशनल प्रोडक्ट है, फार्मर है, उसको मार्केट में एक गिवन प्राइस पे सेल करेगा। जब उस गिवन मार्केट के एक गिवन प्राइस पे कोई चीज़ सेल किया जाता है तो क्या आएगा क्लास, इनकम आएगी। और जब वो इंडिविजुअल इनकम ना हो करके जब हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वी आर स्टडीइंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल की बात ना करके एग्रीगेट डिमांड की बात, एग्रीगेट इनकम की बात करेगा, तो इसको हम एग्रीगेट इनकम कहते हैं। और एग्रीगेट इनकम को हम क्लास नेशनल इनकम बोलते हैं। तो जो इनकम है वही नेशनल इनकम है। और जब ये इनकम आएगी क्लास, तो आपने पढ़ा था कि इस इनकम को या तो वो कंज्यूम करेगा, या तो वो सेविंग करेगा, और दूसरा या तो वो कंज्यूम करेगा और जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट करेगा।
ये भी तो है। या गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, पता है आपको, तो गवर्नमेंट का भी पॉलिसी आ जाएगा। और इसके बाद अगर हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आ जाएगा, तो जिसे हम नेट एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो कुल मिला के मेरा जो कंसर्न है कहने का कि व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड है, व्हाट इज द एग्रीगेट डिमांड। तो क्लास हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, आपको एक मैं ग्राफ बना दूं कि मान के चलो हमने यहां पर एक प्राइस ले लिया, यहां पर एक प्राइस है और ये एक गिवन प्राइस है, यह एक पर्टिकुलर प्राइस है। मान के चलो यह एक प्राइस है P2 है या P1 है, और इस P1 पर हमें बोलते हैं कि गुड्स की डिमांड, पूरी एग्रीगेट डिमांड्स, ठीक है। तो पूरी एग्रीगेट डिमांड्स एक पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हमारी क्यू हो गया, क्यू क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया जीडीपी का, या इसको हम जीडीपी भी लिख सकते हैं। तो यानी कि हम चाहे वाई लिखें क्लास और चाहे क्यू लिखें प्रोडक्शन, तो यहां पर हम लिखेंगे नेशनल इनकम, नेशनल इनकम। यानी कि प्राइस किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे, या ऐसा कह सकते हैं कि प्राइस और नेशनल इनकम का जो रिलेशन है उसको हम देखेंगे कि जब मार्केट में, ध्यान समझना क्लास, जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो जाता है, जब मार्केट में प्राइस इंक्रीज होता है तो कंजप्शन क्या होता है क्लास, कम हो जाता है। तो आपका कंजप्शन कम हो जाएगा, और जब कंजप्शन कम हो जाएगा तो आगे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड्स नहीं रहेगी गुड्स की, तो कंजप्शन कम होगा, और जब कंजप्शन कम होगा तो आगे प्रोडक्शन कम होगा, गवर्नमेंट के पास टैक्सेस कम आएंगे, सब कुछ होगा, तो ये थर्ड सेक्टर भी डाउन चला जाएगा। और जब आपका प्रोडक्शन कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, डिमांड कम होगी, तो आपका प्रोडक्शन कम होगा तो आपका एक्सपोर्ट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एक मिनट बाद तो आपका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। तो बेसिकली हमें कहना चाहते हैं कि जब मार्केट में प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, ये सब क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड्स कम हो जाएगा। और जब मार्केट में प्राइस डिक्रीज हो जाता है, जैसे मार्केट में प्राइस डिक्रीज होता है क्लास, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, नेट एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ेगा। आपको पता है क्लास की जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड्स कम होती है, और जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो अगर हम इंडिविजुअल बात करें, इंडिविजुअल सेलर की बात करें, इंडिविजुअल बायर की बात करें, तो जब प्राइस कम होता है तो डिमांड ज़्यादा करता है वो, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाता है। तो आप एक इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल कंज्यूमर की बात करें, तो ऐसे ट्रेडर, सप्लायर, बायर जो भी हैं, मतलब सबकी बात करते हैं। तो हमने एक रिलेशन निकलता है क्लास कि प्राइस और डिमांड में जो इनवर्स रिलेशन होता है, तो हमें कहते हैं कि क्या हम इस पूरे चीज़ को C+I+G को क्या लिख सकते हैं, Y लिखते हैं, यानी कि जीडीपी लिखते हैं, और जीडीपी को क्या लिखते हैं हम, Q लिखते हैं। ये Q किस पर डिपेंड है, प्राइस पे, यानी कि यहाँ पर हम Q लिखेंगे, नेशनल इनकम लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे। यानी कि अगर मार्केट में प्राइस कम हो गया तो डिमांड्स बढ़ जाएगी, यानी कि इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ेगी। ध्यान समझना क्लास, जब आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आप खर्चा करेंगे, क्या करेंगे, आप एक्सपेंडिचर करेंगे। जब आपकी डिमांड्स बढ़ेगी तो आप एक्सपेंडिचर करेंगे, और एक्सपेंडिचर करेंगे आप तो वो किसी की इनकम होगी, तो वो किसी की नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि जब मार्केट में प्राइस घटेगा तो जीडीपी बढ़ जाएगी।
और जब मार्केट प्राइस और घट गया तो हम कहते हैं जीडीपी और बढ़ जाएगी। तो यानी कि हम जीडीपी की बढ़ाने की बात कर रहे हैं या डिमांड बढ़ने की बात कर रहे हैं? तो डिमांड ही एग्रीगेट जीडीपी है। तो यानी कि अगर हम इन पॉइंटों को मिलाते हैं क्लास, तो हमें एग्रीगेट डिमांड्स मिलता है। एग्रीगेट डिमांड्स मिला और इसको हम ई पॉइंट देते हैं, E1, E2 और E3 दे दिया। तो हम ऐसा बोलेंगे कि इस AD को क्या लिख सकते हैं? इस AD की जगह पे हम C + I + G + नेट एक्सपोर्ट लिख सकते हैं। यानी कि जब प्राइस डिक्रीज होगा क्लास, तो ये चीज़ें एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, और जब प्राइस इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड्स डिक्रीज होगा। तो यानी कि इन पॉइंटों पर प्राइस और डिमांड का एक रिलेशन है। तो क्लास एक डिफिनेशन आपको मिलती है, ये कहता है एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिजायर ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बॉट ए कंज्यूमर हाउसहोल्ड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स एट द ईच पॉसिबल लेवल। वर्ड के डिफिनेशन से क्या निकला कि एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या शो करता है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड जीडीपी, प्राइस एंड डिमांड। What is the demand? Aggregate demand. Aggregate demand included consumer demand, investment की डिमांड, गवर्नमेंट की डिमांड, फॉरेन डिमांड। आपने 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर पढ़ा था क्लास। आपको जब पढ़ाए थे कि जब आपकी इनकम आती थी तो या तो कंजप्शन करते थे आप, तो कंजप्शन में चला गया, इन्वेस्टमेंट का पार्ट चला गया, गवर्नमेंट का पार्ट चला गया और नेट एक्सपोर्ट का पार्ट चला गया। यानी कि जो आपकी डिफिनेशन बनी एग्रीगेट डिमांड की, वो क्या बनी, इसको आप समझ गए होंगे कि एग्रीगेट डिमांड की डिफिनेशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या है क्लास। तो आप ये बोलेंगे कि एग्रीगेट डिमांड कर्व इट इज ए डिफरेंट प्राइस लेवल पे डिफरेंट डिमांड का शो करता है, और यह इनवर्स रिलेशन शो करता है, ये बताएंगे। या आप बोलेंगे इट्स डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉम्बिनेशन, इस प्राइस पर इतनी डिमांड है, इस प्राइस पे इतनी डिमांड है, इस प्राइस पे ये डिमांड है। तो डिफरेंट प्राइसेस है डिफरेंट डिमांड कर, और इस डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट प्राइस लेवल एंड डिफरेंट डिमांड को जब हम ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो इट्स कॉल्ड द एग्रीगेट डिमांड, और जब इसको कर्व में दिखाएंगे तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड कर्व दिखाएगा इनवर्स रिलेशनशिप। व्हाट इज द रिलेशनशिप? तो क्लास एक तरीका बताता हूं आपको चीज़ों को समझाने का। आप बोलेंगे कि एग्रीगेट डिमांड पूरी मार्केट की डिमांड को शो करता है, और पूरी मार्केट के डिमांड में ऑल सेक्टर्स, हाउस होल्ड सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। तो फॉरेनर की डिमांड, गवर्नमेंट की डिमांड और कंज्यूमर की डिमांड और इंटरप्रेन्योर की डिमांड और इन्वेस्टर की डिमांड, तो सभी की डिमांड किस पर डिपेंड है? यस बेटा, क्लास पुट आउट। यस, हाउस होल्ड, या यू कैन से हाउस होल्ड की डिमांड। तो हाउस होल्ड में दोनों को ले लेते हैं हम। तो जो ओवरऑल डिमांड है सॉरी, ओवरऑल डिमांड, ये टोटल डिमांड किस पर डिपेंड करेगी? मार्केट में प्राइस पे। अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो डिमांड्स कम होगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड्स ज़्यादा होगी। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो जैसे हम डिमांड कर पढ़ते थे तो वहाँ पर हम इंडिविजुअल डिमांड कर पढ़ते थे कि इंडिविजुअल प्राइस पर कितना डिमांड है। लेकिन एक चीज़ आपको समझना, ध्यान से क्लास, कि हम यहाँ पर क्यू क्यों लिख रहे हैं? हम क्यू क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि क्यू ही है। अगर हम देखो इस क्यू को, इस प्रोडक्शन को
मार्केट में इतने प्रोडक्शन हो रहा है, इस Q को अगर हम P1 से मल्टीप्लाई करेंगे, Q1 इंटू P1 इज इक्वल टू क्या निकलेगा क्लास, इसको लिख लेगा नेशनल इनकम, या इसको लिख देंगे Y1। और जब Y1 निकलेगा तो इस Y1 पे क्या होगा, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कि यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। यानी कि जब P1 प्राइस था तो कंजप्शन C1 क्या थी, I1 क्या था, G1 क्या था। यानी कि जब प्राइस चेंज हो रहा है, अगर ये प्राइस क्लास Q2 क्या डिमांड करता है कि P2 दिखाएगा, यानी कि जब मार्केट में प्राइस P2 हो गया तो यानी कि जब आप यहाँ थे, मान लो इसको P1 मान लो, नोट कर लो पहला, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि डिफरेंट प्राइस पे जब प्राइस डिक्रीज होगा तो जीडीपी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी यार, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि प्राइस जब घटेगा तो गुड्स की डिमांड्स बढ़ेगी, जब कंजप्शन की डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। तो यानी कि मार्केट में प्राइस पे ही सबको डिपेंड करता है। अब देखो क्लास, जैसे मार्केट में थोड़ा समझना, ध्यान समझना, अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ मार्केट में 8 नवंबर 2016 में हुआ था। उस टाइम मार्केट से क्या हुआ था, याद करो, मार्केट से सडनली पैसा बाहर चला गया था बाहर, तो उस केस में लोगों की कंजप्शन कम हो गई, लोगों की डिमांड कम हो गई, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है वो नीचे की तरफ चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था, खरीदारी कम हो गया, यानी कि हर चीज़ का प्राइस डाउन हो गया। डाउन होने के बाद भी जो है डिमांड्स नहीं बढ़ी, ठीक है। लेकिन जब अभी मार्केट में जब पैसा आ गया, जो प्राइसेस बढ़ गए, तो डिमांड कम हो रही है। कहने का मेरा मतलब यहाँ पर है कि प्राइस किस पे डिपेंड करता है, मॉनेटरी पॉलिसी पे, फिजिकल पॉलिसी डिपेंड करता है, उसको हम बाद में पढ़ाएंगे आपको। लेकिन मुझे ये बताना है आपको कि डिफरेंट प्राइस लेवल पे, डिफरेंट प्राइस लेवल पे वो डिफरेंट डिमांड होती है, और उस डिमांड को हम जब एग्रीगेट डिमांड करते हैं, पूरी इकोनॉमी की डिमांड को लेके चलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड्स कर्व। सो एग्रीगेट डिमांड्स कर्व आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गया होगा कि डिमांड के मतलब है कि हम इंडिविजुअल डिमांड, वो हमने माइक्रो में पढ़ा था, डिमांड कर्व हमने इंडिविजुअल माइक्रो में पढ़ा था। लेकिन जब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं। और एग्रीगेट डिमांड में सबकी डिमांड, कौन सी डिमांड, इन चारों सेक्टर की डिमांड। इन चारों सेक्टर की डिमांड किस पर डिपेंड कर रही है क्लास, वो डिपेंड करती है प्राइस पे। और प्राइस किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे। अगर मार्केट में प्रोडक्शन कम हो गया तो प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब प्राइसेस बढ़ जाएगा तो जीडीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब बोलेंगे सर आप कौन से जीडीपी की बात कर रहे हैं, फिजिकल जीडीपी या रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी, किसकी बात हो रही है क्लास यहाँ पे, रियल जीडीपी आइदर नॉर्मल जीडीपी। अभी यहाँ पर मैं रियल जीडीपी की बात कर रहा हूँ या नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहा हूँ, क्यों, रियल तो प्रोडक्शन है बेटा, रियल तो ये है क्यू, लेकिन जब इसको हम मार्केट में प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, नॉमिनल। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी इज टॉकिंग अबाउट द मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की क्या है, टोटल वैल्यू होती है। क्लियर है, यही पढ़ते हैं हम। तो हम जब जीडीपी की बात कर रहे हैं तो नॉमिनल जीडीपी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब देखो सीधी बात है क्लास, जब मार्केट में प्रोडक्शन कम होगा और प्राइस हाई हो जाएगा, और जब प्रोडक्शन कम रहेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्राइस कम हो जाता है। हालांकि अभी हम सप्लाई की बात नहीं कर पढ़ाए थे आपको, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट में प्राइस किस पे डिपेंड करता है, वो भी प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अभी मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि प्राइस किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। और जब प्राइस घट जाता है तो ये सारी चीज़ें एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ जाता है तो एग्रीगेट डिमांड्स घटता है। तो इसी एग्रीगेट डिमांड को हम वाई क्यों कहते हैं, क्योंकि
क्योंकि आपकी ही ये एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर की बात करता है और यही एक्सपेंडिचर आपके इनकम की बात करता है। तो आपको मैंने 3 चीज़ पढ़ाया था कि नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। किसी टीचर ने आपको पढ़ाया होगा क्लास कि नेशनल प्रोडक्ट जो पूरे देश का प्रोडक्ट है, यानी कि ये नॉमिनल जीडीपी की बात, रियल जीडीपी की बात कर रहा है, और ये रियल जीडीपी पर अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेशनल इनकम आती है, और उस नेशनल इनकम को जब खर्चा करते हैं यानी कि हम पूरी डिमांड करते हैं तो नेशनल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो पूरा खर्चा, पूरी इनकम, पूरा प्रोडक्शन बराबर हो जाता है। ये तीनों चीज़ें एक ही है। क्यों? इसको हम मिलते बेटा जी वैल्यू एडेड मेथड से मेजर करते थे, इसको हम इनकम मेथड मेजर करते थे, और इसको हम एक्सपेंडिचर मेथड करते थे। तो हम ये तीनों चीज़ें नेशनल इनकम, नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल एक्सपेंडिचर एक पर्टिकुलर प्राइस पे अगर हम काउंट कर लेते हैं तो हर एक प्राइस पर हर एक नेशनल इनकम अलग हो जाती है। तो ये इस प्राइस पर ये नेशनल इनकम अलग है और इस प्राइस पर नेशनल इनकम अलग है, इस प्राइस पर नेशनल इनकम अलग है, और यही नेशनल इनकम ही क्या है? एग्रीगेट डिमांड है। और यही एग्रीगेट डिमांड्स क्या है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। इस क्लियर? अब हम आपको आगे बताएंगे कि इसको हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इस एग्रीगेट डिमांड को हम ड्राइव कैसे करते हैं। तो क्लास विद इन 2 मिनट्स आपको समझ में आ गया होगा, बातें यहाँ तक समझ में आ गई है? ओके, बहुत इजी तरीके से समझाने का कोशिश किया हूँ, प्लीज चले आगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। आप साथ के साथ बनाना चाहें तो आप साथ साथ बना सकते हैं, ठीक है क्लास? यहां देखो बेटा, यहां पर लिखना है वाई, यहां लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहां पर लिख देते हैं प्राइस, यहां लिखेंगे वाई। क्लियर है? बहुत सिंपल तरीके समझाऊंगा, आसान भाषा में। बेटा आपको ये पता है, इसको हम क्या लिखते हैं? y इज इक्वल टू सी प्लस एस, यानी कि एग्रीगेट क्या है क्लास? ए एग्रीगेट सप्लाई है। ओके, और बेटा देखो हम एक बात करते हैं, एक लाइन बनाते हैं, मान चलो यह एक एग्रीगेट डिमांड है, बनाते हैं, तो इसको हम C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट भी लिख सकते हैं। ओके, आप लिख देंगे एट P1 प्राइस, P नॉट प्राइस, एट P नॉट प्राइस पर, मतलब एक P1 प्राइस है, तो मान के चलो ये आपका Y नॉट है, यानी कि जब प्राइस मार्केट में P नॉट है तो जीडीपी क्या होगी क्लास? वाई नॉट होगी। ओके, या तो हम एक काम करते हैं, यहां पर हम पी नॉट लिखते हैं और हम यहां पर ले लेते हैं वाई नॉट। ओके, अब मैं बोलता हूं क्लास, मान के चलो मार्केट में प्राइस बढ़ गया, बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। मान के चलो क्लास मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? ओके, इफ मार्केट प्राइस इंक्रीज, आपके अकॉर्डिंग इफ मार्केट प्राइस इंक्रीज है देन एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज। सो वी कैन से ये एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे? AD1 ब्रैकेट में लिखेंगे C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, या लिख देंगे एट P1 प्राइस। ओके बेटा जी, एट P1 प्राइस लेवल। ओके, तो आप ये बोलेंगे सर यहां से तो यहां इकोनॉमी आ गई। ओके, अब आप कहेंगे कि ये डिमांड्स इतनी घट गई,
आपको पता है क्यों घट गई? क्योंकि नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर। तो नेशनल एक्सपेंडिचर बेटा जी देखो पहले इतना था, अभी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हम इसको नहीं बना रहे, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। बात समझे बेटा? तो अभी क्या होगा? y1 हो गया और ये p1 हो गया। तो आपको e पॉइंट मिला था, हमने e1 ले लिया, e नॉट है, हमने e1 ले लिया। इतना तो क्लियर हुआ क्लास? अब थोड़ा सा ये बता दीजिए कि अगर मैं ये बोलता हूं कि मार्केट में प्राइस कम हो गया, मार्केट में प्राइस, ओके, सो इफ मार्केट में प्राइस कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड्स बढ़ जाएगी। तो पहले आपको मैं लिखा दिया था, लिखना चाहिए था कि प्राइस इंक्रीज हो गया है तो एग्रीगेट डिमांड, प्राइस इंक्रीज, एग्रीगेट डिमांड्स डिक्रीज। अभी प्राइस डिक्रीज हो गया तो एग्रीगेट डिमांड्स इंक्रीज हो गई है। तो एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हुई तो वाई भी तो डिक्रीज हुआ था, और जब एग्रीगेट डिमांड्स इंक्रीज हुआ यानी कि हम यहाँ से क्लास पहुँचेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे क्लास बताओ? AD2 कर दीजिए, अब ब्रैकेट में यही लिख दीजिए C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट एट P2 कर दीजिए। तो इसका मतलब हुआ कि जब मार्केट में P2 कम हुआ, प्राइस कम हुआ, तो हमारा लेवल जो है ऊपर चला गया, ई से आप E2 पे आ गए। तो हमें बोलेंगे कि जब प्राइस का मतलब देखो, इसका मतलब डाउन है, डाउन है, तो यानी कि हम P2 पे आ गए। जब P2 हुआ तो हमें E2 मिल गया, Y2 हो गया। ओके, अब हमें E से E1 पे चले गए थे, और यहाँ जब रेट बढ़, ओके, इसका मतलब प्लस डाउन कब हुआ था? डाउन हुआ था प्राइस इंक्रीज होने पे, प्राइस इंक्रीज होने पे डाउन हुआ था, और प्राइस डिक्रीज होने पे, सॉरी, प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ प्राइस डिक्रीज हुआ है, यहाँ प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो इससे क्या हुआ? आपका ये वाई चेंज हुआ। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगा क्लास? कुछ नहीं करना है, आप इन पॉइंटों को मिला दीजिए। तो क्या हुआ क्लास? ये एग्रीगेट डिमांड्स, और क्या लिखेंगे यहाँ पर क्लास? ओके, क्लियर हुआ? तो हमें ये बताना है कि यहाँ से यहाँ पर आना क्या हो गया क्लास? एक्सपेंशन। बोलो भाई क्लास। अब आप मुझे समझा दीजिए कि आपको एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया? यस सर। सो एग्रीगेट डिमांड क्या शो करता है? एग्रीगेट डिमांड इट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड जीडीपी। क्लियर? प्राइस, देखो आप देखो कि प्राइस डिक्रीज हुआ है तो जीडीपी इंक्रीज हुआ है, यानी कि प्राइस में ये चेंज आया है, प्राइस में चेंज आया तो जीडीपी भी बढ़ गया, जीडीपी भी चेंज आ गया। तो ये चेंज, अब हाँ आपको बताएंगे कि ये चेंज किस पर डिपेंड करता है, आपको आगे बताएंगे किस तरह से वर्क करता है। और इसमें जीडीपी कम हो गया है, यानी कि डेल्टा पी, यहाँ पर प्राइस में चेंज आया, इंक्रीज हुआ तो जीडीपी कम हो गया, यहाँ प्राइस में कमी आई तो जीडीपी बढ़ गया। ये कमी आने से डिमांड्स क्या हो रही है? यहाँ से यहाँ हो गया एक्सपेंशन, और ऊपर जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है बेटा जी? ये ऊपर गया, ये नीचे आया, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि प्राइस घट गया, और ये नीचे आएगा डिमांड क्योंकि प्राइस बढ़ गया। क्लियर हुआ? और कुछ बताना इसमें? आ गया?
सो फर्स्ट ऑफ आपको डिसाइड करना है कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, उसका ड्राइव कैसे करते हैं। ड्राइव तो सिंपल सा है, लेकिन आपको पहले ये समझाने का प्रयास करना है कि भाई ये एग्रीगेट डिमांड्स को हम इसको क्यों लिखते हैं, और फिर आपको बताना है कि नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर क्यों है, इसी को नेशनल इनकम क्यों बनाते हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया आप यहाँ पर नेशनल इनकम क्यों लिख रहे हो, तो बोलोगे कि नेशनल इनकम ही तो क्यू है, और क्यू हो तो नेशनल प्रोडक्ट है, क्योंकि इसी चीज़ पे तो प्राइस डिपेंड करता है। तो किसी चीज़ प्राइस को उस समय की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो नेशनल इनकम आएगा, और वही नेशनल इनकम ही तो बराबर होती है वाई के, और ये बराबर होती है एग्रीगेट डिमांड के, और यही एग्रीगेट डिमांड को नेशनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्योंकि हम पढ़ते चले आए हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू नेशनल इनकम इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल एक्सपेंडिचर इक्वल होता है। सो वी कैन से एग्रीगेट डिमांड्स का मतलब होता है ऑल सेक्टर डिमांड्स। क्लियर हुआ? आगे चलें बेटा, इस पॉइंट क्लियर है ना, आगे चलें। आई होप कि सारे पॉइंट क्लियर हैं। ओके, फिर शिफ्टिंग एंड मूवमेंट कल कराते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बेटा। ओके, वाई इज एग्रीगेट डिमांड डाउन स्लोपिंग, रीजन क्या है बता सकते हैं? वाई एग्रीगेट डिमांड इन डाउन स्लोपिंग? आपने तो इतना पढ़ा ही है कि डेढ़ जी, तो आप ये सीधे बोलोगे देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड जीडीपी डाउन, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड है डाउन स्लोपिंग बिकॉज इनवर्स रिलेशन। बट इसमें और भी फैक्टर हैं, हम आगे आपको पढ़ाएंगे कि देयर इज 3 फैक्टर्स। हम आपको पढ़ाएंगे, कल डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द मेन फैक्टर ऑफ वाई एग्रीगेट डिमांड एंड डाउन स्लोपिंग अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एग्रीगेट डिमांड को डाउन कर देते हैं। तो ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा। क्लियर बेटा? सो आई होप कि सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार पढ़